हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप ये मत सोचना है कि आपकी जो साइंस है वो कंप्लीट नहीं होगी या किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। आप इस चक्कर में मत रहना, ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे आपको ये बातें भी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बस आपको हम करके दिखाएंगे, ठीक है? तब जाकर आपको यकीन हो जाएगा। इसीलिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी आप हम और आप आपके साथ हो सकता है नए हों, लेकिन धीरे धीरे आप हमें समझ जाएंगे और पहचान जाएंगे। तो ये साइंस और जो सिर्फ़ और सिर्फ ये रेलवे के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम लोग फिजिक्स का पार्ट ये 3 डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स में पार्ट 1 में हमने यूनिट एंड डायमेंशन डिस्कस की। पार्ट 2 में वेक्टर वाला यानी कि स्केलर वाला, दोनों वेक्टर और स्केलर दोनों डिस्कस किए। अब पार्ट 3 में हम लोग गति और वेग को डिस्कस करेंगे। क्योंकि गति और वेग ये दोनों बड़े बड़े चैप्टर हैं, इसलिए इसलिए हो सकता है इसके 2 से 3 पार्ट बन जाएं, क्योंकि एक पार्ट यही आ गया आपका गति और वेग का। हो सकता है दूसरा भी आए, हो सकता है तीसरा भी आए, क्योंकि आप इसमें देखेंगे बहुत ही डिटेल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्वेश्चन ना छूट पाए। दोस्तों, अगर आप हमारी ये सीरीज साइंस फॉर रेलवे एग्जाम्स देख रहे हैं, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है अपने यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट, वहाँ देख लेना। अच्छा, दूसरी बात, इसका टाइमिंग है 8 PM का, ठीक है? 8 PM। मान लेते हैं जिस दिन 8 PM ये लेक्चर नहीं आएगा, वैसे तो डेली कोशिश करेंगे, अगर जिस दिन नहीं आया तो उस दिन एक 9 PM आएगा। 9 PM आएगा वन लाइनर। और फिर हम बहुत ही जल्दी शुरू करने जा रहे हैं 10 PM पे। 10 PM पे शुरू करने जा रहे हैं MCQ। ये है वन लाइनर, वो भी चैप्टर वाइज, और ये थ्योरी का है। तो ये 8 3 जो है यहाँ पर टाइमिंग हमने बांट दिया 8, 9 और 10 का। ये सिर्फ साइंस का स्लॉट है। तो अगर आप इस तरीके से साइंस पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। 8 PM, 9 PM और 10 PM। इसमें 9 PM में वन लाइनर है और 10 PM में MCQ और PYQ होंगे, ठीक है? अब जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे, उससे रिलेटेड वन लाइनर भी पढ़ लेंगे और फिर PYQ लगाएंगे, तब आपको मज़ा आएगा और समझ में भी बहुत आएगा, ठीक है? तो चलिए, आज का जो चैप्टर है हमारा वो गति और वेग का है। ये जो लेक्चर है वो आपके पूरे तरह से रेलवे को समर्पित हैं, लेकिन आपके अदर एग्ज़ाम जो भी लगे होंगे, तो भाई अगर आप साइंस पढ़ोगे तो वही साइंस कहीं ना कहीं काम तो आएगी ही, रेलवे में तो आएगी, लेकिन अन्य जगह जहाँ पर भी आपके लगे होंगे वहाँ पर भी आपको काम ये आने वाली है, ठीक है जी? तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि दूरी क्या है। भैया सबसे पहले दूरी क्या है? तो ध्यान रखना, दूरी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ है। यहाँ पर एक सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये कुल पथ पर हाईलाइट करना है आपको, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूरी क्या है? कुल पथ। जितनी भी आपने जो है डिस्टेंस तय की है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से भी, तो यहाँ से कुल पथ, यहाँ से ऐसे करके सब जोड़ डालो, वो ही हो जाएगी दूरी। चाहे पथ की दिशा कुछ भी हो, और दूरी को अदिश राशि के रूप में जाना जाता है, ये भी आप हाईलाइट करेंगे, यानी कि दूरी को अदिश राशि के रूप में जाना जाता है। कौन सी राशि? अदिश राशि, ठीक है जी? क्योंकि केवल तय किए गए पथ की लंबाई मापी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल जितने भी तय आपने किया उसकी लंबाई मापी जाएगी, और गति की दिशा पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जिस दिशा में चल रहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दूरी कभी भी शून्य या नकारात्मक नहीं हो सकती है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि कभी भी शून्य नहीं होगी और ना ही कभी भी नकारात्मक होगी, ठीक है? दूरी कभी भी ना तो शून्य होगी ना नकारात्मक होगी, यह केवल सकारात्मक हो सकती है, यह केवल सकारात्मक होगी। तो ये दूरी के लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि दूरी में क्या आपने समझा कि जहाँ पर भी कहीं पर भी आप गए हों, वो आप जैसे मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो A + B सब ऐड कर दो। क्या कर दो? सबको ऐड कर दो। यहाँ पर आपको जो है दिशा से कोई मतलब नहीं है, तो वो दूरी कहलाएगी। साथ साथ में ये जीरो भी नहीं हो सकती और ऋणात्मक भी नहीं होती, ये सिर्फ धनात्मक होती है, ठीक है? इतना आपको अब देखना था। अब दूरी के सूत्र की बात कर लें कि भैया दूरी का सूत्र क्या होगा। तो दूरी क्या है? दूरी किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। शॉर्टकट में ये भी जो है परिभाषा याद कर सकते हैं। दूरी क्या है? दूरी किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की कुल लंबाई है, यही दूरी होती है। और दूरी में हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, गति कह लीजिए, चाल कह लीजिए, तो गति कह लीजिए या चाल कह लीजिए, गति बराबर होता है दूरी बटा समय, जो कि यहाँ लिखा हुआ है दूरी बटा समय।
तो दूरी बटा समय, चूँकि हमको दूरी चाहिए तो इसकी कैंची गुणा हो जाएगी, तो दूरी बराबर यहाँ से निकल के आएगा गति गुणा समय, यानी कि दूरी का फार्मूला होता है गति गुणा समय। यहाँ से ये 3 फार्मूले हैं, दूरी बराबर होता है गति गुणा समय, या चाल बराबर कर लीजिए जो है दूरी बटा समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ऐसे करके यहाँ पर चलता है, ठीक है जी। तो यही 3 फार्मूले घूमेंगे, तो यहाँ से दूरी का फार्मूला क्या होगा, यानी कि चाल गुणा समय, जो भी चाल हो उसमें आप समय से गुणा कर दोगे तो दूरी निकल के आ जाएगी। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है जी। ये आप ध्यान रखें, इसका आगे आप प्रयोग भी करेंगे, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी लिए हुए हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए विस्थापन क्या है, तो विस्थापन क्या है, विस्थापन को सदिश राशि के रूप में जाना जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है कि अभी आपने पीछे पढ़ा, जो दूरी थी वो अदिश थी। अच्छा, सदिश और अदिश पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो विस्थापन को क्या कहते हैं, एक सदिश राशि है और रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें परिवर्तित स्थिति के परिमाण के साथ साथ गति की दिशा को भी ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, पीछे गति की दिशा को ध्यान में नहीं रखा जाता, सिर्फ आप चलते रहिए और ऐड कर लीजिए सबको। तो ध्यान रखना है, गति की दिशा को भी अगर ध्यान में रखा गया है तो वो विस्थापन की बात कर रहा है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। अच्छा, दूरी हमेशा ही पॉजिटिव होगी, ना तो वो जीरो हो सकती ना ही वो ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं है। विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है, आपका धनात्मक भी हो सकता है और आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन संपूर्ण पथ की लंबाई की विस्तृत जानकारी नहीं देता है, यानी कि संपूर्ण पथ की जो विस्तृत जानकारी वो नहीं देता है। विस्थापन की गणना के लिए प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट कहाँ है, बस उसकी ज़रूरत है। जैसे मान लो यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पहुँचे। अब हमें सिर्फ विस्थापन चाहिए तो हम सीधे ऐसे निकलेंगे, ये है विस्थापन। और ये टोटल क्या है, ये टोटल दूरी है। तो ध्यान रखना है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की आवश्यकता होती है। विस्थापन का पद हमेशा एक सीधी रेखा वाला होता है, तो ध्यान दीजिए, इसमें जैसे भी क्वेश्चन बनाना चाहेगा वो बना लेगा। तो देखिए, विस्थापन का पद हमेशा ही एक सीधी रेखा है। देखो ये सीधी रेखा है, तो इस तरीके से हमेशा ही क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है विस्थापन में, ठीक है। तो विस्थापन से आपने क्या क्या समझा, विस्थापन में ये नहीं है कि सब ऐड कर डाला, बस पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट यहाँ पर दोनों को सीधी रेखा खींचेंगे, साथ साथ में दिशा भी उसमें हमें ज़रूरत होगी, वो विस्थापन है, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये एक डायग्राम देखिए, इसमें आप समझ पाएंगे कि ये एक बिंदु है ए। मान लेते हैं यहाँ से कोई व्यक्ति चला, वो ऐसे ऐसे चला गया, इस पे गया और ये बी पॉइंट पर पहुँच गया। अब आपसे पूछेंगे दूरी क्या है, तो दूरी तो आपको ऐसे करके ये पूरी ऐड कर लेनी है, जितना भी ये चला होगा ये टोटल क्या है, ये दूरी है। और विस्थापन क्या है, ये एक बिल्कुल सीधी जो रेखा है ये विस्थापन है। यही आपको पीछे सिखाया गया है। दूरी में यानी कि कुल पथ जितनी भी लंबाई आपने तय करी है वो सभी ऐड कर लेंगे, यहाँ पर दिशा से कोई लेना देना नहीं है। दूरी हमेशा ही जीरो, यानी कि दूरी जीरो नहीं हो सकती और ऋणात्मक भी नहीं हो सकती है। साथ साथ में आपने देखा कि विस्थापन जो है, विस्थापन जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। साथ साथ में इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। इतना आप सीख गए होंगे। अब विस्थापन की बात कर लें, विस्थापन का सूत्र कैसे निकलेगा, यानी कि गणितीय रूप में विस्थापन को दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो भी दो बिंदु होंगे उनके बीच की न्यूनतम दूरी, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, ये दो बिंदु थे, एक बिंदु जो यहाँ पे था ये वाला और एक बिंदु यहाँ पे था, इनके बीच जो कम से कम दूरी हो सकती है वो सीधी रेखा ही होती है। भाई सीधी रेखा में ही सबसे कम दूरी हो सकती है, तो इसीलिए ये न्यूनतम दूरी कहलाता है विस्थापन। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि जो विस्थापन है वो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। विस्थापन को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या है, डेल्टा एक्स बराबर एक्स एफ माइनस एक्स जो है जीरो मान लीजिए, या यूँ कह लीजिए एक्स एफ क्या है, वस्तु की अंतिम स्थिति है, यानी कि फाइनल स्थिति है, और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यानी कि एक्स ओ है, और डेल्टा एक्स क्या है, वस्तु का विस्थापन है, यानी कि डेल्टा एक्स क्या है। तो यहाँ पर आप फाइनल में कितना पहुँचे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे से गए
और फिर यहीं पर पहुंच गए, तो मान लेते हैं यहाँ पर 10 है, यहाँ पर जो भी रहा हो, तो उस तरीके से फाइनल यानी कि आपको फाइनल में कितना है और आप -x यानी कि प्रारंभिक स्थिति क्या है, उस तरीके से आप दोनों को घटाकर आप यहाँ से विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूरी और विस्थापन में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। तो आपने दूरी भी पढ़ ली है और आपने विस्थापन भी पढ़ लिया। अब समझें दोनों में अंतर, यानी कि दूरी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ है, चाहे दिशा कुछ भी रही हो। और विस्थापन में क्या है, विस्थापन को गति की दिशा के साथ साथ वस्तु की स्थिति में होने वाले कुल परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि दिशा के साथ साथ, मेन चीज़ यहाँ पर दिशा के साथ साथ वस्तु की स्थिति में होने वाले कुल परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जितना अंतर है, अभी जो हमने परिवर्तन मतलब डेल्टा जो है x बराबर माइनस ऐसे करके अभी जो बताया x माइनस x0, तो दूरी का जो अक्षर है वो d द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि दूरी को हमें d से दर्शाना होता है, जबकि विस्थापन को हम लोग s से दर्शाते हैं। विस्थापन का अक्षर s द्वारा दर्शाया जाता है। दूरी एक अदिश राशि है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, और विस्थापन एक सदिश राशि है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। जब दूरी की गणना की जाती है तो उसकी दिशा को नजरअंदाज करते हुए केवल पथ की लंबाई पर विचार किया जाता है। बहुत सही कहा। जब विस्थापन की गणना की जाती है तो पथ की लंबाई और वस्तु की दिशा दोनों पर विचार किया जाता है, यानी कि पथ की लंबाई यानी कि सीधे सीधे क्या होगी और दिशा क्या होगी, इस पर भी प्रयोग किया जाता है। और दूरी की गणना के लिए सूत्र अभी हमने पीछे बता ही दिया है, यानी कि गति गुणा समय। और विस्थापन की गणना के लिए जो सूत्र होता है वो वेग गुणा समय, यानी कि हम लोग जानते हैं कि भैया वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग गुणा समय। बिल्कुल एक चाल के जैसा ही होता है। दूरी केवल सकारात्मक मान है, हालांकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही हो सकता है। तो जो बात हमने पीछे बताई है वो एक साथ लिख दी गई है, बस इतना सा किया गया है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। कहा गया है कि एक कण ने 1 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर दूरी तय की और 200 मीटर का विस्थापन तय किया। गति के दौरान कण की गति और वेग बताइए। गति बताना है और वेग बताना है, तो ध्यान दें गति क्या होती है, गति बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अब यहाँ समझें। अब जो है वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर दोस्तों होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अब देखिए दूरी जानते हैं क्या होता है, विस्थापन भी जानते हैं आप क्या होता है। तो यहाँ पर कहा गया है एक कण ने 1 मिनट में 1 मिनट 40 सेकंड। अब ध्यान दीजिए ज़्यादातर जो डाटा यूज होता है वो सेकंड में यूज होता है, तो आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मिनट को आप अगर आप देखो, चूंकि यहाँ पर भी मीटर है तो मीटर और सेकंड का कॉम्बिनेशन है और किलोमीटर और घंटा का कॉम्बिनेशन है। तो कभी भी आप अगर आपको यूनिट है तो वो एक जैसी रखनी पड़ेगी, या तो किलोमीटर घंटा में रखो या तो मीटर पर सेकेंड में रखो। तो यहाँ पर मिनट है तो इसमें 60 सेकेंड होंगे प्लस 40 सेकेंड और, तो टोटल कितना सेकेंड हो गया, 100 सेकेंड होगा यहाँ पर आपके 100 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ 1000 मीटर की दूरी है और 200 मीटर का विस्थापन है, तो दूरी 1000 है, तो दूरी यहाँ पर रखते हैं, दूरी है गई 1000 मीटर और समय हो गया 100 सेकेंड। तो यहाँ 100 से 100 कट गया तो बचा क्या, 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि दूरी कितनी है, गति का मान क्या आ गया, गति आ गई आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। और वेग की बात कर लें तो वेग के लिए हमें विस्थापन चाहिए, और विस्थापन कितना है, 200 मीटर का विस्थापन तय किया, तो 200। और समय कितना लगा, समय वही आपका 1 मिनट 40 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की और विस्थापन 200 मीटर था, तो विस्थापन 200 और समय कितना 100 सेकंड, वही 100 से 100 काट दिया, तो यहाँ बचा क्या 2 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, दोनों की यूनिट समान है यहाँ पर, मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड। वेग की भी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और गति की भी मीटर पर सेकंड। विस्थापन वेग के लिए आपको विस्थापन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मान निकल चुके हैं, दोनों ही चीज़ें हमसे पूछी गई थी। अगला सवाल है, एक कार की गति का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि आपको वेग दिया गया है कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। पूरी यात्रा में लिया गया समय 5 मिनट है, समय 5 मिनट है, और चूंकि मिनट है
इसीलिए इसमें 60 से गुणा कर लेंगे, ये सेकंड बन जाएंगे, यानी कि 300 सेकंड बन जाएंगे। उस जानकारी से क्या निष्कर्ष निकालेंगे, यानी कि जो ये जानकारी दी गई इससे क्या निकाला जा सकता है, तो इससे हमें दूरी निकाली जा सकती है। क्या निकाली जा सकती है? दूरी। तो या दूरी निकाल सकते हैं या विस्थापन निकाल सकते हैं। देखिए विस्थापन, चूँकि वेग बराबर क्या होता है, इसको हटा दीजिए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो वेग हमको दिया गया है कितना? 5, और विस्थापन को आप ऐसे रहने दीजिए और समय नीचे लिख दीजिए 300, यानी कि 5 गुणा 3 यानी कि 1500, यानी कि विस्थापन कितना हो जाएगा? 1500 मीटर हो जाएगा। ध्यान देना, 1500 मीटर। या आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1.5 किलोमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि 1000 से भाग करेंगे तो 2 जीरो और दशमलव और लग जाएगा, तो 1.5 किलोमीटर कह लीजिए। अच्छा, दूरी और विस्थापन दोनों ही यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब जो भी ऑप्शन होगा, विस्थापन होगा तो विस्थापन आप लगा देना, क्योंकि वेग से विस्थापन ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के ने शाम को अपने शहर में घूमने का फैसला किया। ठीक है, उसने अपने घर से शुरुआत की और 30 मिनट में लगभग 1500 मीटर यात्रा तय की। यानी कि समय क्या दिया गया है आपको? 30 मिनट दिया गया है। अच्छा, 30 मिनट को आप सेकंड तो बना ही सकते हैं 60 से गुणा करके। ठीक है, 30 मिनट में लगभग 1500 मीटर की यात्रा तय की, यानी कि उसने टोटल कितनी चाल चली है, दूरी कितनी तय की है? 1500 मीटर, 1500 मीटर की यात्रा की। आखिरकार वह अपने घर वापस आ गया, यानी कि घर से चला था एक लड़का, शाम को अपने शहर में घूमने के लिए निकला था और घर से शुरुआत करी थी और वापस में कहाँ पहुँच गया? अपने घर वापस आ गया। निम्नलिखित मात्राओं का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप रफ्तार बताइए, यानी कि गति बताइए उसकी कितनी थी। तो गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो गति बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है भैया? दूरी हो गई 1500 और समय कितना है? 30 गुणा 60, या डायरेक्ट 1800 भी लिख सकते थे, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए यहाँ पर 6 3 18, यानी कि 1800। तो 2 जीरो कट जाएगा, 3 15 और 3 18। तो यहाँ पर आ गया गति 5/6 मीटर पर सेकेंड, 5/6 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला बात कर लेते हैं विस्थापन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विस्थापन गति तो यहाँ पर आ गई आपकी 5/6 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों कोई व्यक्ति जो है वो घर से चला और वापस घर से गया और वापस घर को ही आ गया, तो ए बिंदु से चला था और ए ही बिंदु पर वापस आ गया, तो ए बी के बीच की दूरी 0 हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो भाई कोई भी व्यक्ति जहाँ से चले फिर वहीं आ जाए, जहाँ से चले वहीं आ जाए, तो उसका जो विस्थापन होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर वेग पूछ रहे हैं। अच्छा, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर आप सभी लोग जानते हैं कि विस्थापन बटा समय होता है। अब जब विस्थापन 0 है और समय लग रहा है 1800 सेकेंड, तो 0 बटा समथिंग 0, यानी कि इसका वेग भी क्या होगा? 0 होगा। तो विस्थापन अगर 0 है तो वेग निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाएगा और रफ्तार इसकी जरूर 5/6 हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल। चलिए अब आ जाते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर, चाल पर, यानी कि अब हम लोग चाल को सीखने जा रहे हैं। तो देखिए चाल क्या होती है दोस्तों। चाल, आप स्पीड यानी कि जिसको रफ्तार अभी हम लोग बोल रहे थे, वो क्या होता है? यानी कि एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में, यानी कि एकांक समय में या प्रति सेकेंड समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि भैया जब आपने कोई दूरी तय करी होगी तो आपको कुछ समय तो लगा होगा, तो जो समय लगा है जिस दूरी को तय करने में, ये अगर ऐसे यानी कि दूरी को तय करने में जितना समय लगा है वो चाल कहलाती है, चाल। ठीक है, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को आता भी है। इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में, और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। यह एक अदिश राशि है। चाल कैसी है? एक अदिश राशि है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि सभी को आता है। इसकी विमा भी यहीं पर देख लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि विमा वाला चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। इसकी जो विमा हो जाएगी भैया, मीटर की जो विमा होती है वो यल होती है और समय की विमा होती है टी, इसीलिए इसकी विमा हो जाएगा LT-1। तो ये इसकी विमा रही। लो देखो, हमने बताया भी था आपको, साथ साथ में विमा भी निकलवाते चलेंगे। तो ये रही इसकी बीमा, और हालांकि पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं वेग की। तो वेग बराबर क्या होता है? तो वेग क्या होता है? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, वहाँ पर क्या था, दूरी थी, यहाँ पर विस्थापन है, बस इतना सा अंतर है। विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। इसका भी SI मात्रक मीटर पर सेकेंड, चूँकि विस्थापन एक प्रकार की दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। जिसका मात्रक एक समान होगा उसकी विमा भी एक समान होगी, LT-1। यह एक सदिश राशि है। चूँकि विस्थापन खुद एक सदिश राशि है, इसीलिए यह वेग भी सदिश राशि है। तो नोट यहाँ पर आप ऐसे करके नोट लिखते चलें। नोट्स क्या होगा, जिससे आप कई बार लिखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। यानी कि नोट में लिख लीजिए, क्योंकि विस्थापन सदिश है, इसीलिए वेग भी सदिश होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। यानी कि विस्थापन और जो है और जो वेग है, दोनों ही कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, वेग यहाँ पर दो तरीके के वेग होते हैं। एक तो होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। इनका प्रयोग आप सवालों में करेंगे। जब भी आप प्रारंभिक वेग को लेंगे उसको U से लेंगे। कौन से? U से। और जब भी आप अंतिम वेग लेंगे यानी कि फाइनल वेलोसिटी लेंगे, उसको आप V से लेंगे। वेग में जो परिवर्तन होता है वो V-U होता है। ये होता है वेग में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा V। जब भी आपको वेग में परिवर्तन करेगा तो अंतिम वेग में से और प्रारंभिक वेग घटवाएगा। ठीक है जी, ये होता है वेग परिवर्तन। अभी हम लोग आगे भी इसको समझेंगे। और अब समझिए चाल और वेग में क्या अंतर है। अभी हमने क्या पढ़ा कि चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, और यह अदिश राशि है। बिल्कुल सही। जबकि वेग में क्या होता है? वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और यह सदिश राशि है। जैसे अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो 4 किलोमीटर आप लिख सकते हो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर में या दक्षिण में, या दिशा बताना पड़ेगा। और किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है। यानी कि किसी वस्तु की जो चाल है उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। किसी वस्तु का जो वेग है, उस वेग जो है, वेग का परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि जो किसी वस्तु के वेग का जो परिमाण है उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि जितनी उसकी चाल रहेगी उससे ज़्यादा वेग नहीं हो सकता है, क्योंकि वेग हमेशा ही कम रहेगा दूरी से। ठीक है, बराबर तो हो सकता है एक तरीके से। जब आप सीधी लाइन में चलोगे, ऐसे सीधी, मान लो यहाँ से यहाँ गए 10 किलोमीटर, तो अब वेग भी 10 है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दूरी में भी ऐसा आता है। अच्छा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। जहाँ वेग आएगा वहाँ विस्थापन जरूर आएगा, और जहाँ चाल आएगी वहाँ दूरी जरूर आएगी। यदि एक कार पश्चिम दिशा में 900 मीटर की दूरी तय करी, दूरी 90 सेकंड में तय की गई, तो कार की गति और वेग बताइए। तो चलो दोस्तों, कार की गति और वेग दोनों बताते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि गति बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटा समय, जबकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ये आप जरूर समझ चुके होंगे इतना। अब यहाँ से समझिए, यानी कि दूरी आप देखिए, यदि एक कार पश्चिम दिशा में 900 मीटर की दूरी तय करी है, यानी कि दूरी कितनी तय की है? 900 मीटर, और मीटर की दूरी 90 सेकंड में तय की गई है। तो यहाँ पर 90 समय दिया गया, तो 0 0 काट दिया गया, 9 से 9 काट दिया, बचा 10 मीटर प्रति सेकंड। चूँकि हमें गति में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि वेग में आइए। अच्छा, यदि एक कार पश्चिम दिशा में 900 मीटर की दूरी तय करी है,
तो दूरी कितनी हुई है 900 मीटर। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। और दूरी 90 सेकंड में तय की गई है, तो समय वही लगा 90, तो 0 0 काट दिया, 0 0 काट दिया। इसका आंसर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। और पश्चिम में, कहाँ पर? पश्चिम दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड पश्चिम में। तो आपको इतना ज़रूर बताना पड़ेगा। अब आपने क्या देखा, इसका भी राइट आंसर 10 मीटर पर सेकेंड और इसका भी राइट आंसर 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर दिशा नहीं बताओगे तो ये आपका आंसर अधूरा है। 10 मीटर पर सेकेंड पश्चिम में, यानी कि आप जानते हो, आप सभी लोग जानते हो, ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे क्या होता है? दक्षिण। ये रीजनिंग में पढ़ते हैं, उत्तर दक्षिण। इधर क्या होता है? पूर्व। इधर क्या होता है? पश्चिम। तो कोई व्यक्ति पश्चिम में कितना गया है? 900 मीटर गया है 90 सेकंड में। तो दूरी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, जबकि वेग हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड पश्चिम में। इनके दोनों के मात्रक समान ही रहते हैं। ठीक है, जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो लगभग सारी चीज़ें समान रहती हैं, बस यहाँ पर डिस्टेंस लिखना मतलब दिशा बतानी पड़ती है। चलिए अगला, यदि एक कार समान गति से चलती हुई 6 सेकंड में 240 मीटर की दूरी तय करी है, यानी कि दूरी कितनी हो गई? 240। समय कितना लग गया? 6 सेकंड। ठीक है, कार की गति और 480 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय बताइए। कार की एक तो आपको गति बतानी है, साथ साथ में ये भी बताना है कि 480 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर गति कैसे निकालेंगे? गति बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपने कितनी ली है? दूरी आपने ली है 240 मीटर। चूँकि ली क्या है? दी गई है। और समय कितना है? 6, तो 6 से काट देंगे, 6 चौक 24, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। ये आपका पहला आंसर है। फिर कह रहे हैं 480 मीटर दूरी तय करने में समय कितना लेगा। तो समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है, तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी तय करनी है? 480 मीटर। वो कह रहा है कि 480 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय बताइए। तो 480 मीटर की दूरी तय करनी है और आपको समय बताना है कितना लगेगा। तो चाल आपको चाहिए, तो चाल तो आपने निकाल ही ली है 40 मीटर पर सेकेंड। तो 40 यहाँ रख दीजिए, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 सेकेंड। तो दो आंसर आपके आ गए। एक तो 40 मीटर पर सेकेंड आपकी चाल आ गई, और 480 मीटर की दूरी तय करने में आपको 12 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसे भी आप सोच सकते थे कि 6 सेकेंड में आपने 240 की है, और चूंकि हमको 240 की डबल दूरी तय करनी है, यानी कि 240 की डबल क्या होता है? 480। तो समय भी डबल लगेगा। तो 6 समय पहले लग रहा था, तो 6 का डबल क्या होता है? 12। तो अभी 12 सेकंड लगेगा। क्योंकि वो अच्छा तरीका नहीं है, ये जो तरीका हमने बताया वो अच्छा है, क्योंकि मान लो यहाँ पर डबल हो रहा है, कहीं पर नहीं डबल हो रहा, तो आप फिर क्या करते हैं? फिर आप क्या मुँह बात देते? नहीं, ऐसा नहीं करते। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ में न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं, चूँकि एक भाई का कमेंट आया था कि सर न्यूमेरिकल की क्लास जो है न्यूमेरिकल को भी पढ़ाओ। तो न्यूमेरिकल को हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में उसके न्यूमेरिकल भी पढ़ा रहे हैं। जब एग्ज़ाम जो है बड़ी मात्रा में आएंगे तो उसकी जो न्यूमेरिकल क्लासेस हैं वो अलग से भी फिर लगा ली जाएंगी। ठीक है, यदि एक ट्रेन दिल्ली से जयपुर, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर दिल्ली कहीं है और यहाँ पर मान लेते हैं जयपुर है, तो एक ट्रेन जो है वो दिल्ली से जयपुर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करी है, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की है, और पहुंचने में 3 घंटे का समय लिया। 3 घंटे में पहुंच गई। शहरों के बीच की दूरी बताइए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 120, समय कितना है? 3, तो 12 तियाँ 36, यानी कि 360 किलोमीटर। चूँकि यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा था और समय भी घंटे में था, इसलिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा। बस इसका राइट आंसर है 360 किलोमीटर। दूरी का मात्रक मीटर होता है, नहीं किलोमीटर होता है, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में ही आंसर आएगा, सारी चीज़ें किलोमीटर में दी गई हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन की भी मात्रा ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन देके भटका दिया। एक लड़का हवा में एक गेंद फेंकता है, ठीक है। गेंद 2.5 सेकंड में लगभग 50 मीटर लंबवत उठती है। लंबवत मतलब ऊपर ऐसे करके, ऐसे कितनी उठी है? 50 मीटर। और कितने समय में?
2.5 सेकेंड में, ठीक है, वो लंबवत उड़ती है। अगले 2.5 सेकेंड में उसी स्थिति में लड़के के पास वापस आ जाती है, यानी कि फिर नीचे भी आ गई है। कितने समय में? 2.5 सेकेंड में फिर नीचे आ गई, ठीक है। गणना कीजिए, क्या गणना करें? तय की गई दूरी, तो भैया 50 गई 50 आई, तो दूरी कितनी हो गई? 50 + 50 बराबर 100 मीटर। विस्थापन क्या हो गया? कोई वस्तु अगर जहाँ से गई है फिर वापस आ जाएगी वहीं पर, तो विस्थापन होगा 0, ठीक है दोस्तों। अच्छा, औसत गति क्या होगा? तो औसत गति बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि दूरी टोटल कितनी हो गई? दूरी हो गई आपकी टोटल 100, यानी कि 50 गया 50 आया, तो टोटल दूरी हो गई कितनी? 100। अच्छा, समय कितना हो गया? 2.5 सेकेंड इधर से 2.5 सेकेंड इधर से, तो टोटल 5 सेकेंड हो गए ना। 5 से इसको काट दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, 5 दूनी 10, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अच्छा, औसत वेग क्या होगा? अभी हमने आपको पीछे समझाया, अगर कहीं पर विस्थापन 0 है तो आपको वेग निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो वेग क्या होगा? वेग भी 0 होगा, चूँकि विस्थापन और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन 0 है, समय नीचे 5 है, तो 0/5 क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल। यदि एक कार शिमला से चंडीगढ़ पहुंचने में 4 घंटे लेती है, यानी कि एक कार जो थी वो शिमला से कहाँ गई? चंडीगढ़, और टोटल कितना घंटा लिया? 4 घंटे लिया। जिसकी शिमला से दूरी 153 किलोमीटर है, यानी कि शिमला से चंडी कितना है? 153 किलोमीटर है। अगर कार को वापसी यात्रा यानी कि चंडीगढ़ से शिमला तक 5 घंटे लगते हैं, यानी कि वापस आने में इसको टोटल कितना घंटा लगा? 5 घंटे लगे। तो कार की औसत गति और औसत वेग की गणना कीजिए। औसत गति और औसत वेग, तो ध्यान रखना है, गति की सबसे पहले हम लोग तुलना जो है गति की सबसे पहले देखेंगे। तो औसत गति, यहाँ पर भी औसत आ जाएगा, वहाँ पर आपको कुल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कुल। तो ध्यान रखना, जैसे औसत गति पूछी गई है तो औसत गति निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय, तो 153 गया 153 आया, टोटल कितना हो गया? 306 किलोमीटर की दूरी। समय 4 इधर घंटे 5 उधर, टोटल कितने घंटे हो गए? 9। तो यहाँ से काट दीजिए, 9 × 27 बचा 3, 9 × 4 = 36, यानी कि 34 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई उसकी औसत गति। अच्छा, औसत वेग क्या होगा? अभी आप समझिए, यहाँ से गया शिमला से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से फिर शिमला आ गया, तो जो जहाँ से गया वहीं पर आ जाए उसका विस्थापन 0 होगा, और अगर कहीं विस्थापन 0 आ जाए तो उसका वेग ऑटोमेटिक ही 0 हो जाता है। ये आप पिछले 2-3 सवालों में सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला एक और सवाल आ गया। यदि किसी ट्रेन चालक के पास बाधा देखने और ब्रेक लगाने के बीच की प्रतिक्रिया का समय 0.4 सेकेंड है, यानी कि एक ट्रेन चालक था, उसने कहीं पर बाधा देखी, यानी कि अपने सामने देखा कि कहीं पर कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा है, या हो सकता है कोई आदमी कटने को आ रहा हो, उसने देखा हो, और मान लीजिए कि ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो ड्राइवर को बाधा दिख जाती है, तो ब्रेक लगाने से पहले तय की गई दूरी, यानी मान लीजिए यहाँ पर ये एक ट्रेन बिछी हुई है, ट्रेन की पटरी बिछी हुई है, ठीक है ये। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी को बता दें कि जो ट्रेन की जो पटरी है इसको रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेल। इसके ऊपर गाड़ी चलती है, तो दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? रेल गाड़ी। मान लेते हैं यहाँ पर से गाड़ी आ रही है, और ये गाड़ी जो आ रही है इसने क्या देखा कि एक आदमी यहाँ पर लेटा हुआ है पटरी पर, चूँकि घर में लड़ाई हो चुकी थी, वो कहा आज तो हम मरेंगे। तो इसे अब ये ट्रेन ड्राइवर क्या करेगा? इसके अगर बस में होगा तो ये ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाने इसने देखा, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, बस ये पूछना चाह रहा है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है। तो चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय सेकंड में दिया गया, ये बनेगा नहीं, क्योंकि समय अगर किलोमीटर प्रति घंटा में होता तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होते, क्योंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बनाओ। तो यहाँ से एक बात दोस्तों याद रखना, क्या कि कोई भी अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया उसको मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। 18 चौकू 72 और 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कई लोग दिमाग लगाते हैं क्या
कि कई बारी तो गुणा 5/18 से होती है और कई बारी 18/5 से होती है। तो बहुत से लोग दिमाग लगाते थे, जैसे कट जाए, जिससे कट जाए। तो 18 से कट रहा है तो 18 नीचे रख लो, अगर 5 से कट रहा हो तो 5 नीचे कर लो। तो धोखा खा जाओगे दोस्त। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। अब हम आपको थोड़ा यहाँ पर बता ही देते हैं। मान लो किलोमीटर प्रति घंटा जो यूनिट है वो बड़ी है और मीटर प्रति सेकंड यूनिट जो है वो छोटी है। यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है, बड़े से छोटे की तरफ से जाना है। तो जब बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो छोटे से गुणा करनी पड़ेगी। देखो छोटा क्या है 5, तो 5 से ऊपर गुणा करनी पड़ेगी। अब यही मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना होता है, तो यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है तो बड़े से गुणा करते हैं। किससे? 18 से गुणा कर देते हैं, नीचे 5 रख लो। तो ये तरीके से अपनाना है, कट जाए उससे मतलब नहीं है। तो चाल तो आ गई है 20 मीटर पर सेकेंड और समय कितना है 0.4। तो यहाँ से 0.4 यहाँ से हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 मीटर। तो कितनी दूरी तय कर लेगी ब्रेक लगाने से पहले? 8 मीटर की दूरी तय हो जाएगी। ठीक है जी, ये अपना राइट आंसर है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था। एक सवाल ये लास्ट है समथिंग। तो कह रहे हैं मान लीजिए कि एक गेंद दर्पण की दिशा में वेग v के साथ चलती है। कह रहे हैं कि एक जो गेंद है वो मान लें कहीं पर दर्पण रखा है, मान लें ये दर्पण है, दर्पण की दिशा में ये v वेग से बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, और दर्पण गेंद की दिशा में वेग v के साथ चलता है, यानी कि दर्पण भी चल रहा है, इधर कोई लेके भाग रहा होगा। ये देख लो भैया अपनी शक्ल। अगर कोई वस्तु इधर से v वेग से है और उधर से भी v वेग से है तो गेंद के अनुसार गेंद की छवि की सापेक्ष गति क्या होगी? कोई वस्तु अगर इधर से v वेग से उधर से v वेग से, तो इसकी सापेक्ष जो गति होगी वो होगी v + v बराबर 2v। ये राइट आंसर है। तो इस चीज़ को हम लोग जो है प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कैसे। अब ये काम आता है कैसे? जैसे देखो यहाँ से इधर से कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, उधर से कोई 30 किलोमीटर की प्रति घंटा से आ रहा है। तो जब इन दोनों की टक्कर होगी तो ऐसा महसूस होगा कि मुंह फटा, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से टांगें कटी। तो ऐसा आपको महसूस होगा। जैसे जब ट्रेन से आप कोई वाहन से टकराते हो, जैसे मारुति 80 की स्पीड से जा रही, तुम 10 की स्पीड से इधर जा रहे थे, जब तुम्हारे टक्कर लगी तो 90 जब टक्कर लगी तो 90 की स्पीड से तुम जो है उधर गड्ढे में गिरे जाके। क्योंकि तुम तो 10 ही की स्पीड से चल रहे थे, हम सब मान लो आप लोग 10 ही की स्पीड से चल रहे थे, लेकिन फिर 90 की स्पीड कहाँ से आ गई? क्योंकि 80 की स्पीड तुम्हारा 80 की स्पीड आपके अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दी सॉरी, 80 की स्पीड ट्रांसफ़र हो गई, तो दोनों स्पीडें ऐड हो जाती हैं, यानी कि 80 + 10 90 की स्पीड हो जाएगी। ठीक है।